अचार बनाने वाली गरीब सास बहू। टूनापुर गांव में बिरजू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके एक कार एक्सीडेंट से हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ व्हील चेयर पर ही रहता था। उसकी पत्नी मंजरी थी जो हमेशा अपने पति की चिंता में रहती थी। साथ ही घर में उसका बेटा नीरज और बहू शारदा भी रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी नीरज के कंधों पर थी। माँ बाप की दवाई और घर का खर्चा सब नीरज के बस में था। ऐसे ही अगले दिन जूते पहनते हुए नीरज कहता है, अगर आज लेट हुआ तो बॉस हमेशा के लिए निकाल देगा। जल्दी ऑफिस पहुंचना है मुझे। शारदा जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे 5 मिनट में निकलना है। आप आ जाइए, मैंने खाना बना दिया है। जूता पहनने के बाद नीरज चाय पीता है और एक हाथ से मुंह में ब्रेड दबाए घड़ी में टाइम देखता है, फिर खाकर कहता है, ओह नो, 9 बजने में बस आधा घंटा है, मुझे जल्दी से जाना होगा। शारदा टिफिन रहने दो, मैं जा रहा हूँ। इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं आप? आराम से जाइए, अभी आधा घंटा है, 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तुम्हें नहीं पता रास्ते में कितना जाम होता है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मम्मी पापा ख्याल रखना अपना। हाँ जी ठीक है। अरे बहू, ये इतनी हड़बड़ी में क्यों गया है? आज शक्ल भी नहीं दिखाई इसने मुझे तो इन्हें कोई टेंशन लगती है ऑफिस की, इसलिए हड़बड़ी में भाग गए, टिफिन भी छोड़ गए। बहू उनके लिए दूध गर्म कर दे, दवाई खिलानी है। जी माँ जी। शारदा दूध गर्म करके अपनी सास को दे देती है। कुछ घंटों बाद नीरज मुंह लटकाए घर वापस आता है। ये देखकर मंजरी कहती है, सुबह तो तू इतना भागा भागा गया था, मुझे लगा जरूरी काम है, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया और परेशान क्यों है? वो माँ। अरे बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ बता। और तुझसे कल दवाई लाने को कहा था, एक पत्ता खत्म हो गया, लाया कि नहीं लाया? नहीं लाया पिताजी, हड़बड़ी में भूल गया था और जेब में पैसे भी नहीं थे। जो पैसे थे उससे राशन और बिजली बिल भर दिया था। और आज मेरी नौकरी भी चली गई। क्या? नौकरी भी चली गई? पर कैसे? ऐसा कैसे क्यों हो गया? मैं ट्रैफिक के कारण समय पर नहीं पहुंच रहा था। कुछ टाइम से काम भी पूरा न होने पर उन्होंने मुझे 3 वार्निंग दी जो मैंने गंवा दी, और आज उन्होंने मुझे रफा दफा कर दिया। आप तो जानते हैं, वहां से टाइम पर निकलता था, उसके बाद मेरे बॉस मुझसे चिढ़ने लग गए। अरे पागल है क्या तेरा वो मालिक? वक्त की नजाकत को समझ नहीं सकता? उस बेचारे की भी क्या गलती? तेरे साथ बार बार ऐसे हुआ है तो कोई मालिक बर्दाश्त थोड़े करेगा। अरे आप मेरे बच्चे को और क्यों सुना रहे हैं? चुपचाप बैठो, बहुत मेहनत करता है वो। कोई बात नहीं बेटा, तू दूसरी नौकरी देख ले, एक ही नौकरी थोड़े होती है। नीरज जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप और जगह नौकरी के लिए अप्लाई करें, देखिएगा इससे बेहतर नौकरी मिलेगी आपको। हाँ, अब कैसे चलेगा अगले महीने का खर्चा? आप चिंता मत करिए नीरज जी, भगवान की दया से काम चल जाएगा। इस तरह मंजरी अपने पति की व्हीलचेयर लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं नीरज दूसरी नौकरी की तलाश करता है जहां कहीं भी बात नहीं बनती। सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद शारदा को चूल्हे का उपयोग करना पड़ता है। साथ ही घर का राशन और पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। घर की स्थिति डामाडोल हो गई। शाम को नीरज घर वापस लौटा तो मंजरी पूछती है, बेटा नौकरी मिली कहीं? माँ, जहाँ से भी अभी आया हूँ वो बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, उसमें हमारे घर का खर्चा चलता नहीं, तो मैंने मना कर दिया। और कहीं बात भी नहीं बनी, कोई काम नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी। आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। सब्जी नहीं थी इसलिए जो अचार परसों बनाया था उसी से आज हम सब काम चलाएंगे। कोई बात नहीं बहू, अचार से खाने में भी स्वाद आ जाता है। सभी लोग अचार से खाना खाते हैं, तभी नीरज कहता है, अरे वाह शारदा, तुमने तो काफी अच्छा अचार बनाया है, किसी सब्जी से कम स्वाद नहीं आ रहा है इसमें। हाँ बहू, अचार तो तू बहुत अच्छा बनाती है। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी कहती थी, मैंने गाजर का अचार भी बनाया है, लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ ले आओ। अरे मंजरी, जल्दी खा लो, फिर मुझे भी खिलाओगे? मैं कब तक ऐसे बैठा रहूंगा? हाँ जी आती हूँ। तभी सब खाना खा लेते हैं और मंजरी जब बिरजू अचार और रोटी खिलाती है तो कहता है, अरे वाह बहू, अचार तो बहुत लाजवाब है। जरा एक रोटी और खिलाना आज मुझे। नहीं, आपकी सेहत के लिए ज्यादा खट्टा खाना ठीक नहीं है। माँ जी, मैं सोच रही थी जब तक ये इनको नौकरी नहीं मिल रही है तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। राशन तो खत्म हो चुका है। मैं सोच रही थी क्यों ना अचार बनाकर ही बेचने लगूं, जैसे बेचकर घर में कुछ पैसे तो आएंगे, कुछ नहीं तो पापा जी और आपकी दवाइयाँ ही आ जाएंगी। बात तूने बिल्कुल ठीक कही बहू, मैं भी तेरा हाथ बटा दूंगी, फिर हम मंडी में अचार बेचेंगे। पर अचार बनाने का सामान और मसाले तो लाने होंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता आप मत करो माँ,
मेरी एक एफडी थी, उसे तोड़वा कर मैं पैसे आपको ला देता हूँ। भगवान का करम हुआ तो ये पैसे डबल हो जाएंगे और मैं फिर से एफडी करा लूंगा। चलो मेरा खोतेदा पुत्र कुछ तो अच्छी बात करता है। पापा इतना नालायक नहीं हूँ, एफडी थी जो आज मुसीबत के समय काम आ जाएगी। तभी नीरज एफडी छुड़वा कर सारे पैसे शारदा और मंजरी के हाथों में दे देता है, जिसके बाद दोनों अचार बनाने के लिए अलग अलग सब्जियां और मसाले तेल ले आती हैं और अगले दिन बनाकर एक ठेले में बाजार में बेचने लगती हैं। आइए आइए अचार लीजिए, चटपटे मसालों से तैयार आम का, मूली का, अदरक का, गाजर का अचार खाइए। आइए आइए सस्ता और किफायती खट्टा मीठा अचार खाइए। सुनिए, जरा मुझे ये 1 किलो आम का अचार दीजिए, बहुत खटास की खुशबू आ रही है। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? सिर्फ 100 रुपए जी। अरे वाह, आम तौर पर 1 किलो अचार 250 रुपए का आता है, ये तो बहुत ही सस्ता दे रही है। ऐसा करिए आंवले का अचार भी दे दीजिए। ये लीजिए, मैंने कर दिया। अम्मा जी, मुझे भी 1 किलो गाजर का, नींबू का और आम का अचार दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे ये बहुत पसंद है। अच्छा बेटा, ये लो अचार। इस तरह सास बहू के अचार हर कोई लेने आता है। वहीं नीरज छोटा मोटा काम करके घर चलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे लोगों की जुबान पर सास बहू के अचार का स्वाद चढ़ने लगता है, जिसके बाद लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है। फिर वो ज्यादा तादाद में अचार बनाने लगते हैं। सास बहू मशहूर होने के बाद कहती हैं, बेटा हम मशहूर हो गए, अब हमें अपने अचार को पहचान देनी होगी और 1 किलो के डिब्बे में बेचा करेंगे। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, अब से हमारा अचार सास बहू का अचार कहलाएगा। महीनों के जमा किए पैसों से सास बहू एक बड़ी दुकान खरीद लेती हैं, जहां सिर्फ अचार की बरनियां और डिब्बे थे। सभी लोग उनसे अचार खरीदा करते थे। कभी कभी तो दुकान पर भीड़ लग जाया करती थी। तभी उनके अचार अब बड़ी बड़ी दुकान और मॉल में भी बिका करते थे, जिसका उन्हें अलग से लाभ होता था। इतनी बढ़ोतरी होने पर नीरज ने बाहर का काम छोड़कर अपनी दुकान के अचारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया। साथ ही वो हिसाब भी किया करता था। वहीं दूसरी ओर बिरजू के इलाज होने से अब वह धीरे धीरे चलने लग गया था। बहू, देखते ही देखते हम जमीन से आसमान में उड़ने लगे। आज तेरे बनाए हुए अचार ने हमारी जिंदगी बना दी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी मेहनत से नीरज भी काम पर लग गया और तेरे पापा जी भी ठीक हो गए। अरे नहीं माँ जी, ये सब मेरे अकेले की बस की कहाँ थी। इसमें तो सबसे ज्यादा आपने मेरा साथ दिया है और परिवार का प्यार भी, जिससे आज हम यहाँ हैं। इस तरह सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही उनके अचार दूसरे शहर में भी बिका करते। शनाया कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल के सामने बैठी होती है और प्रिंसिपल फोन पर उसके पिता से बात कर रहा होता है। देखिए, आपकी लड़की का बहुत ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि आप हर साल सबसे ज्यादा डोनेशन कॉलेज के लिए करते हैं, लेकिन अगर यही एटीट्यूड आपकी बेटी के अंदर रहा तो हमें आपकी बेटी को यहां से निकालना ही होगा। फोन की दूसरी तरफ, देखिए, मुझे किसी भी तरह से अपनी बेटी की ग्रेजुएशन पूरी करवानी है। मैं आपको डबल डोनेशन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ समय तक प्लीज मेरी बेटी को एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, मैं उसकी एक अच्छे से घर में शादी करवा दूंगा। शेखर इतना कहकर फोन काट देता है, जिसके बाद प्रिंसिपल शनाया से कुछ भी नहीं कहता और उसे जाने के लिए कह देता है। तभी जाते हुए शनाया कहती है, लगता है मेरे पिता ने डबल डोनेशन से आपका मुंह बंद कर दिया है। चलो अच्छा है, मैं चलती हूँ। शनाया अपने एटीट्यूड वाले स्वभाव से वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीतने के बाद एक दिन कॉलेज में एक राघव नाम का लड़का आता है। राघव बहुत ही सुंदर और स्मार्ट होता है, जिसके पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां पड़ी होती है। जैसे ही ये खबर शनाया तक पहुंचती है, शनाया भी राघव को देखने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। अच्छा, तो तुम हो राघव, जिसके पीछे पूरा कॉलेज पागल है। तो तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता। बताओ रॉकी, इस राघव के अंदर कुछ खास है या नहीं? अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, बेचारी की बेइज्जती हो जाएगी। छोड़ो शनाया, चलते हैं यहाँ से। ऐसा कहकर रॉकी और शनाया वहां से चले जाते हैं। ये हमारे कॉलेज की सबसे एटीट्यूड वाली गर्ल है। शनाया सिर्फ रॉकी के साथ ही रहती है। कॉलेज का हर लड़का इसके पीछे पागल है, क्योंकि ये शेखर की बेटी है, एक रईस बाप की औलाद। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कोई रईस लड़की से प्यार नहीं करना है। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा। राघव का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता है, तो वहीं शनाया अपने बाप के पैसों पर अय्याशी कर रही होती है। एक दिन रात के समय शनाया रॉकी के साथ घूम रही होती है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। रॉकी 4 गुंडों को देखते ही वहां से भाग जाता है। खबरदार, अगर तुम में से कोई भी मेरे पास आया तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे बाप को नहीं जानते। अगर मुझे खरोच भी आई तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो तो हम बाद में सोचेंगे,
पहले तो हम तुझे देखेंगे। मस्त माल है, चलो उसको लेकर चलते हैं। तभी वहां पर राघव पहुंच जाता है और शनाया को उन गुंडों से बचा लेता है। शनाया, तुम ठीक तो हो ना? दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना था। देखो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। क्या तुम मेरी लाइफ में आना चाहोगी? तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम जैसे गरीब से मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आइंदा मेरे आसपास भी मत भटकना। ऐसा कहकर शनाया वहां से एटीट्यूड में चली जाती है, लेकिन वहीं एक कार में बैठा हुआ शेखर ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने आप से कहता है, मेरी बेटी का घमंड ऐसे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसकी शादी किसी गरीब घर के लड़के से करवा दूं तो उसे पैसों की और असल जिंदगी की अहमियत पता चलेगी। ऐसा सोचने के बाद शेखर राघव से डायरेक्टली जाकर बात करता है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगेगी, लेकिन यह सच है, मेरी बेटी ज्यादा ही घमंडी हो चुकी है और मुझे उसका घमंड हमेशा के लिए खत्म करना है। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो तुम्हारे साथ रहकर उसे असल जिंदगी का महत्व पता चलेगा। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो? मुझे तुम पर भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद शेखर अपनी बेटी को राघव के लिए बताता है, जिसके बारे में सुनते ही शनाया मना कर देती है, लेकिन शेखर उसे जबरदस्ती शादी के लिए बोलता है। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे सारे खर्चे बंद कर दूंगा, जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें भी ब्लॉक कर दूंगा। शनाया के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो राघव से शादी कर लेती है। शादी के बाद उसे राघव के परिवार में एडजस्ट होने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। इस कमरे में एक एसी तक नहीं है। हे भगवान, कैसे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। पता नहीं क्या सोचकर पिताजी ने मेरी शादी इस गरीब खाने में कर दी। भाभी जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? भैया जितना कमाते हैं उतने में ही हमें गुजारा करना पड़ता है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने राघव का चेहरा देखा। अगर ना देखा होता तो आज वो मेरी जिंदगी में ना होता। शनाया ऐसा कहकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। इस घर में तो मेरा दम घुट रहा है, अब मैं क्या करूं? देखते ही देखते रात हो जाती है और शनाया अपने कमरे में ही आराम कर रही होती है। जैसे ही राघव काम करके वापस घर लौटता है, वो शनाया को कमरे में आराम करते हुए देखकर कहता है, तुम यहाँ बैठी हो, वहां मेरी माँ और बहन काम कर रही है। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हें फ्री फोकट की खाने के लिए मिलेगी? हाँ, और फौरन खड़ी हो जाओ और जाकर घर के काम करो। आया समझ में? माय फुट, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? अरे जाओ यहाँ से, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे कहोगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो काम तो करना ही होगा। राघव शनाया का हाथ पकड़कर बाहर ले आता है, जिसके बाद वो उसे काम करने के लिए कहता है। शनाया को मजबूरी में आकर घर के काम करने पड़ते हैं, लेकिन घर के काम करते करते उसे धीरे धीरे घर के कामों की आदत पड़ जाती है और वो अपनी सास और ननद के साथ अच्छे से रहने लगती है। अरे बहू, इतनी जल्दी उठ गई? इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? जा, तू जाकर आराम कर ले। आपको पता है माँ, भाभी ना तो केवल जल्दी उठी है, बल्कि जल्दी उठकर उन्होंने पूजा पाठ भी कर ली है और सभी के लिए नाश्ता भी बना दिया है। पार्वती ये सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो नंदिनी को आशीर्वाद देती है। दूधो नहाओ, पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। ऐसा कहकर पार्वती वहां से चली जाती है, जिसके बाद शनाया अपने मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल के सभी लोग कितने अच्छे हैं और राघव जी कितनी मेहनत करते हैं, सारा दिन खेतों में काम करते हैं। वही दूसरी तरफ मेरी ननद और मेरी सास पूरा दिन मेरे साथ घर के काम करवाती है। पिताजी ने सही किया इस घर में मेरी शादी करवाकर। तभी उसी समय शेखर भी अपनी बेटी से मिलने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर शनाया बहुत खुश होती है। अरे पिताजी, आप पूरे 5 महीने के बाद आपको देख रही हूँ, बहुत खुशी मिली। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। शनाया ऐसा कहकर रसोई में जाती है और नाश्ता बनाकर अपने पिता के लिए लेकर आती है और उन्हें खिलाती है। ये देखकर शेखर को बहुत खुशी मिलती है और वो उसे आशीर्वाद भी देता है। अच्छा हुआ बेटी जो तुम समय पर बदल गई, नहीं तो आगे की जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाली थी। तुम्हारा ये स्वभाव देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है। ये लो, जितने भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मैंने तुमसे छीने थे, अब ये सब फिर से तुम्हारे हुए। ऐसा कहकर शेखर वहां से चला जाता है, जिसके बाद शनाया अपने मन ही मन सोचती है, मेरा परिवार बहुत गरीब है और कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है। इन पैसों का इस्तेमाल मैं सही जगह में करूंगी। शनाया ऐसा सोचकर घर में सबसे पहले एसी लगवाती है और अपने पति को एक परचून की दुकान खुलवाती है। तो वहीं अपनी ननद को एक सिलाई की मशीन भी दिलवा देती है और टूटे फूटे मकान की मरम्मत भी करवा देती है। ये सब देखकर राघव को भी बहुत खुशी मिलती है और धीरे धीरे उनके जीवन की सारी कठिनाइयां ठीक होने लगती है और वो सभी लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।